वेलकम टू स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का SEG ग्रुप में और इस चैनल पे जिसका नाम है PS फिजिक्स। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर से हम लोग एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा हाउ टू डिराइव एनी फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके आप लोग कोई भी फॉर्मूला किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, और वो भी गिवन क्वांटिटीज़ के टर्म में, वो हम लोग इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई एम प्रोफेसर प्रसाद साकरेकर, वन मोर टाइम वेलकम यू ऑल। प्लीज़ अपनी नोटबुक और पेन निकाल के बैठिए, खाली स्क्रीनशॉट मत लीजिए। ठीक है, ओके चलिए फिर ये वाला पूरा पॉइंट हम लोग न्यूमेरिकल्स के हिसाब से समझ में लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एग्जांपल। सपोज फाइंड फॉर्मूला फॉर फोर्स। हमें किसका फॉर्मूला फाइंड करना है? फोर्स का। काफी सिंपल क्वेश्चन है। एंड गिवन क्वांटिटीज आर मास एंड एक्सेलरेशन। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि हमें फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं। पहली तो चीज हम लोगों को ये करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना है फोर्स। क्या फाइंड करना है? फोर्स। तो कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स वी हैव टू फाइंड फोर्स। किन दोनों के बीच में? मास एंड एक्सेलरेशन, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, जो फाइंड करना है वो प्रोपोर्शनल होगा किससे? जिसके टर्म्स में फाइंड करना है। तो हम यहां पे कंसीडर करेंगे m टू द पावर x a टू द पावर y। ठीक है, m टू द पावर x a टू द पावर y। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मिला के हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, m टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। कोई दिक्कत? अबे हमें ये प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं चाहिए, नहीं पसंद हमें। ओके, तो हमें अगर इक्वल का साइन चाहिए तो कोई टेंशन ना लो, जस्ट कांस्टेंट डाल दो, m टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। तो बढ़िया सा एक इक्वेशन हमें मिल गया। यहाँ पे ही खत्म नहीं होता है, आगे है अभी। ठीक है, तो चलिए F यानी कि फोर्स, K यानी कि कांस्टेंट, मास एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखेंगे हर एक का डायमेंशन। पहले तो हम लोग देखेंगे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। चलो जल्दी बोलो, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 t टू दी पावर -2। m1 L1 t टू दी पावर -2 बचपन में ही देखा था। जल्दी, फोर्स का डायमेंशन मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि m इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m1 L1 t टू दी पावर -2। वेरी गुड। चलो मास का डायमेंशन क्या होगा? मास तो एक ही है भाई, उसका डायमेंशन होगा m टू दी पावर 1। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, L1 t टू दी पावर -2। m0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, फोर्स का डायमेंशन मिल गया, मास का मिल गया, एक्सेलरेशन का मिल गया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस K का डायमेंशन क्या है? K का डायमेंशन नहीं होता बच्चों, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। K क्या होता है? कांस्टेंट। और यही तो एक ड्रॉबैक है डायमेंशनल एनालिसिस का। वो लेक्चर के आखिरी 5 मिनट में हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस का एग्जैक्टली ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, फोर्स मिल गया, मास मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब हम लोग ये सारे के सारे वैल्यूज इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि हमें अभी करना है LHS इज इक्वल टू RHS, डायमेंशन ऑफ LHS एंड डायमेंशन ऑफ RHS। चलो बोलो, LHS में कौन है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन बोलो जल्दी, क्या होते हैं? m1 L1 t टू दी पावर -2 इज इक्वल टू K। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डायमेंशन कितना होता है? डायमेंशन लेस। वेरी गुड, कांस्टेंट इज द डायमेंशन लेस। ओके, अब हमें यहाँ पे है मास। मास का डायमेंशन क्या है? m1। ये है m1, लेकिन उसकी पावर कितनी है? x। तो x लिख दो यहाँ पे, बराबर है ना। मास का डायमेंशन m1, उसकी पावर x लिख दी। एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना है? L1 t टू दी पावर -2, L1 t टू दी पावर -2 टू दी पावर y। चलो इसे सॉल्व कर लेंगे अभी। ये तो आ गया m1, उसके बाद में L1 t टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। कितना हो जाएगा ये? m टू दी पावर x, बराबर है ना। लॉज ऑफ इंडाइसेस, x टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x टू दी पावर m इंटू n। ठीक है, अगर पावर होगा तो हम सीधा मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, डिवाइडेशन में होगा तो फिर सब्ट्रैक्शन हो जाती है। ओके,
इसे अगर सॉल्व किया तो कितना आएगा 1 इंटू वाई वाई, टी टू द पावर माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y। यहां तक कोई दिक्कत समझ में? ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, m1 L1 टी टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू m टू द पावर x, ठीक है, L टू द पावर y और t टू द पावर माइनस 2y। यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आया। चलो अब आगे वाली स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को क्या करना है, LHS और RHS दोनों के पार्ट्स को आपको इक्वेट करना है। कैसे? देखिए, अब यहां पे अगर देखा तो m टू द पावर 1, ये m टू द पावर 1 और यहां पे क्या है m टू द पावर x। तो अगर दोनों को हमने इक्वेट किया तो x की वैल्यू हमें सिंपली कितनी मिलेगी 1, ये आ गई x की वैल्यू 1, ठीक है। l को कंपेयर करते देखो l टू द पावर 1 l टू द पावर y, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये आ गई y की वैल्यू 1। इसको भी कम कीजिए t टू द पावर माइनस 2 और यहाँ पे क्या है t टू द पावर माइनस 2y, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2y, फिर से y की वैल्यू कितनी आ गई 1, फिर से y की वैल्यू कितनी आ गई 1। कुछ नहीं किया, दोनों के पावर्स को इक्वेट कर दिया mm ll tt, ठीक है। ओके, अब x और y दोनों भी वैल्यूज मिल गए, दोनों को उठाओ और ये वाले एक्सप्रेशन में पुट करो, दोनों को उठाओ और ये वाले एक्सप्रेशन में पुट करो। देखो क्या है एक्सप्रेशन, क्या था हमारा, f इज इक्वल टू k m टू द पावर x a टू द पावर y। बिकॉज यही पार्ट्स आपको रिलेशन देंगे कि भाई मास एक्सेलरेशन एंड फोर्स दोनों में एग्जैक्ट रिलेशन क्या होगा, मैथमेटिकल रिलेशन। चलो f इज इक्वल टू k, m की पावर x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि f इज इक्वल टू k m a। अगर हमने इसे एक्सप्रेशन में डिराइव करके k की वैल्यू 1 पुट की तो हमें फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये k1 क्यों लिया इसके बारे में छोड़ दो, वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट को कैसे होते हैं फिजिक्स में, अगर कुछ नया टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया ना तो हम लोग उसे यूनिट्स के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो धीरे धीरे समझेंगे आप लोग। समझ में आया, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पे जब हमने उसे शुरू किया था तब हमें यह फॉर्मूला नहीं पता था, ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे। तो पहले से हमने क्या किया, जो फाइन करना है और जिसके टर्म्स में फाइन करना है, जो फाइन करना है और जिसके टर्म्स में फाइन करना है, दोनों का प्रोपोर्शनल लो, पावर x y कितनी भी टर्म्स रहो यहाँ पे x y z ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो उसके बाद में LHS के डायमेंशन RHS के डायमेंशन दोनों को इक्वेट किया, दोनों के पार्ट्स इक्वेट किए, x y की वैल्यू निकाली, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, वी विल गेट दी फॉर्मूला। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का रहेगा, देखिए, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम गिवन क्वांटिटी देखिए, हमें दिया है मास, उसके बाद में हमें दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके बाद में दिया है लेंथ, उसके बाद में हमें क्या दिया उन्होंने, लेंथ, ठीक है। तो इन तीनों के टर्म में अब हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड, किसका, पेंडुलम का। अभी पेंडुलम तो पता है ना आप लोगों को, पेंडुलम मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ऑसिलेशन नाम का एक पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे महीने भर, ठीक है। तो उसके बारे में टेंशन ना लो, अभी खाली हमने जो स्टार्टिंग किया था उसके हिसाब से, आपको पता नहीं कि इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या, लेकिन इस क्वांटिटीज के हिसाब से आपको उसका फॉर्मूला फाइंड करना है। तो देखिए, बेसिक टर्म्स मत भूलिए, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड, किसके टर्म्स में, पहला तो होगा मास, प्रोपोर्शनल ले लो मास, कोई दिक्कत। उसके बाद में होगा ग्रेविटी मतलब हो गया g, उसके बाद में हो गया लेंथ मतलब यहाँ पे आ गया l, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिखा x y z, जैसे कि हमने पहले किया था, पहले एग्जाम्पल में x y z पार्ट्स ले ली। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे t इज इक्वल टू k m टू द पावर x g टू द पावर y l टू द पावर z, कोई दिक्कत, x y z ये तीनों टर्म आ गए। अब हमें फाइंड करने हैं डायमेंशंस। पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे LHS के डायमेंशन। देखो LHS में कौन है, t मतलब होता है टाइम पीरियड, t मतलब होता है टाइम पीरियड। अब एक बात बोलो बच्चों, टाइम इज अ फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि इसका डायमेंशन सीधा आ जाएगा t टू द पावर 1, कोई टेंशन नहीं, t टू द पावर 1। अब इसका एक एक को पकड़ेंगे। पहले तो हम लेंगे मास को, चलो बोलो मास का डायमेंशन क्या होता है, वेरी गुड नाइस, m टू द पावर m टू द पावर 1, गुड।
जी मतलब होता है एक्सेलरेशन। अब भले ही वो ड्यू टू ग्रेविटी हो, ड्यू टू एनी अदर हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो डायमेंशंस एक्सेलरेशन के रहेंगे वही डायमेंशंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रहेंगे, ठीक है। तो चलो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर L1 t टू द पावर -2, L1 t टू द पावर -2। चलो, इसका मैटर होगा, इसका होगा। अब हम लेंगे लेंथ। लेंथ यानी कि डिस्टेंस, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल यानी कि यहाँ पे आ गया L टू द पावर 1, L टू द पावर 1, बस कोई दिक्कत नहीं। अब ये फॉर्मूला फिर से एक बार, अपनी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। सो लेट कंसीडर व्हिच आर द डायमेंशंस ऑफ LHS, टाइम पीरियड T1। तो यहाँ पे आ गया T1, ठीक है। RHS के देखो, पहले तो था मास m टू द पावर 1, उसका पावर क्या था x, ये देखो मास का डायमेंशन m टू द पावर 1, पावर डाल दिया x। उसके बाद में एक्सेलरेशन, बोलो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, L1 t टू द पावर -2, पावर में क्या आएगा y। उसके बाद में लेंथ L1 टू द पावर z, L1 टू द पावर z। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर ये तो कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, क्यों? बिकॉज सर यहाँ पे LHS में तो m और l है ही नहीं। अरे भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1, जो नहीं पता उसको 0 ले लो, जो नहीं पता उसको 0 ले लो। m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1, बाकी आ गया आप लोगों को आता ही है। फिर एक बार सॉल्व करेंगे। चलो 1 इंटू एक्स, एक्स, ओके। चलो 1 इंटू वाई कितना आ गया भाई, y। यहाँ पे कितना आ गया, -2y, ओके। और ये आ गया l टू द पावर z, ये आ गया l टू द पावर z। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे अभी। ये m0, l0, t1, ओके, m टू द पावर x। उसके बाद में ये देखो l और l के दो टर्म है, ये दो नहीं है, ये z है। हैंड राइटिंग एडजस्ट कर लो भाई। l टू द पावर y, l टू द पावर z। तो यहाँ पे अगर हमने y प्लस z लिखा तो किसको कोई तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ठीक है। और यहाँ पे तो वो है, इसी तरह से आएगा, ओके। तो यहाँ तक तो आ गए हमारी गाड़ी। आगे क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना है, पावर को पकड़ो, पकड़ो मतलब इक्वेट करो, ठीक है, पकड़ो मतलब इक्वेट करो। m टू द पावर 0, m टू द पावर x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, गुड। l टू द पावर 0, l टू द पावर y प्लस z, 0 इज इक्वल टू y प्लस z। इसको देखेंगे क्या आता है, t टू द पावर 1, t टू द पावर -2y, t टू द पावर -2y, ओके। चलो ये 1 इज इक्वल टू -2y, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -1/2, y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -1/2। अब हमें चाहिए z, तो हम लोगों ने अगर ऐसा लिखा z इज इक्वल टू -y, ये प्लस इस साइड में आ गया माइनस, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ y की वैल्यू कितनी, -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये z की वैल्यू आ गई अपनी 1/2। चलो तीनों भी वैल्यूज मिल गए, x कितना था 0, y कितना था -1/2, z कितना था 1/2। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये उठाओ और ये वाले एक्सप्रेशन में पुट करो, देखो क्या आएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग t टू दी t इज इक्वल टू k, m टू दी पावर x मतलब कितना है 0, g टू दी पावर y मतलब कितना है, y की वैल्यू कितनी, -1/2, ये आ गया -1/2। और l टू दी पावर z, z मतलब कितना है, +1/2, ये आ गया +1/2। कुछ भी नहीं किया हमने, सेम प्रोसीजर हम लोग बार बार फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू k। अब एक बात बोलो, x टू दी पावर 0 मतलब वो सीधा कितना आता है, 1, वो नहीं आएगा ना। एनीथिंग टू दी पावर 0 मतलब कितना आता है, वो 1। तो ये तो टर्म कट गया, g टू दी पावर -1/2, l टू दी पावर 1/2, l टू दी पावर 1/2। अब x टू दी पावर हाफ को हम लोग सीधा क्या बोल सकते हैं रे, √x, क्या बोल सकते हैं हम लोग उसे, √x। तो t इज इक्वल टू k √l डिवाइडेड बाय √g। आप बोलेंगे सर वो g नीचे क्यों गया, बिकॉज देखिए यहाँ पे माइनस है, x टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू दी पावर m, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज कर लिया हम लोगों ने। तो यही t का फॉर्मूला हमें मिल गया, t इज इक्वल टू k √l डिवाइडेड बाय g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। अब k की वैल्यू क्या आएगी वो छोड़ दो, बिकॉज यही तो ड्रॉबैक है डायमेंशंस का, वो देखेंगे धीरे धीरे। l मतलब लेंथ, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहली स्टेप जो फाइंड करना है, जिसके टर्म्स में फाइंड करना है, दोनों का प्रोपोर्शनल ले लो, x y z ले लो, ठीक है। उसके बाद में LHS के डायमेंशन, RHS के डायमेंशन डाल दो,
दोनों की पार्ट्स को इक्वेट कर दो, वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट द फॉर्मूला। समझ में आए? फिर से एक बार ध्यान से इसे देखिए, नोट डाउन कर लीजिए और देखेंगे हम क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अभी हमें डायमेंशन फाइंड करना है, फॉर्मूला नहीं फाइंड करना, डायमेंशन। इस तरह के क्वेश्चन नीट और जे में दोनों भी एग्जाम में आते थे। आई थिंक ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही है। इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें दी है। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था डायमेंशन सिर्फ फंडामेंटल के लिए ही होता है। नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, they are the fundamental quantities, let's consider, then you have to find the dimensions of E यानी कि एनर्जी। आपको किसके डायमेंशंस फाइंड करने, एनर्जी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का। फिर से एक बार सेम प्रोसीजर रिपीट करने की जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में की थी। चलो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व कर दे। चलिए, हमें फाइंड करना है एनर्जी, जो फाइंड करना है और जिसके टर्म्स में फाइंड करना है। आप लिख लीजिए, जो फाइंड करना है और जिसके टर्म्स में फाइंड करना है, दोनों का रिलेशन प्रोपोर्शनल में जाएगा। एनर्जी किससे प्रोपोर्शनल रहेगी, फोर्स से। ठीक है, उसके बाद में वेलोसिटी से, उसके बाद में टाइम से, एक्स वाई जेड। चलो पहला एक्सप्रेशन तो मिल गया, सेम हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया था, यानी कि E इज इक्वल टू के एफ टू द पावर एक्स, वी टू द पावर वाई एंड टी टू द पावर जेड। कोई दिक्कत? ये वाला तो एक्सप्रेशन एक बार मिल गया, एक बार ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया। आगे क्या करना है, कुछ नहीं, LHS के डायमेंशन। LHS में E मतलब कौन होता है, एनर्जी। चलो बोलो एनर्जी के डायमेंशंस। प्रीवियस अगर लेक्चर्स आप लोगों ने दिल से देखे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एनर्जी के डायमेंशंस हम लोगों ने फाइंड किए थे। क्या होता है एनर्जी मतलब, फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी मतलब होता है वर्क डन। वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। इस लेक्चर में हम लोग वो डायमेंशंस की तरफ नहीं जाएंगे अभी, बिकॉज लास्ट 2 लेक्चर में हमने वही किया था। ओके, फिर से एक बार देख लो, जान दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट M1 L1 T-2 और ये L1 M1 L2 T-2। F मतलब होता है फोर्स। चलो बोलो फोर्स के डायमेंशंस क्या आएंगे, ये तो सबको लर्न ही चाहिए। M1 L1 T-2, M1 L1 T-2। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, वेलोसिटी बोलो जल्दी, वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या आएंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन आता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि L1 T टू द पावर -1, L1 T टू द पावर -1। गुड। T मतलब होता है टाइम। टाइम के डायमेंशंस क्या आएंगे, व्हाट आर द विच आर द डायमेंशंस ऑफ टाइम, T टू द पावर 1 या T टू द पावर 1। ठीक है, चलो सब डायमेंशंस तो हमें मिल गए। अब क्या करना है आगे, सेम प्रोसीजर। LHS के डायमेंशन इज इक्वल टू RHS के डायमेंशन, LHS के डायमेंशन इज इक्वल टू RHS के डायमेंशन। चलो बोलो LHS के डायमेंशंस क्या है, M1 L2 T टू द पावर -2। ठीक है, कांस्टेंट के इज अ डायमेंशन लेस, तो उसके डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में अब आएगा फोर्स। फोर्स के डायमेंशन देखो, M1 L1 T-2। चलो पुट कर दो यहाँ पे, M1 L1 T-2 टू द पावर x, टू दी पावर x। f की पावर कितनी थी, x। वेलोसिटी का डायमेंशन L1 T-1, यहाँ पे जगह नहीं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, L1 T टू दी पावर -1 टू दी पावर y। और टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या था, T1 टू दी पावर z, T1 टू दी पावर z। अब हमें इसे सॉल्व करना है आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो LHS तो सेम रहेगा, 1 2 -2 इज इक्वल टू RHS। देखो अभी सबको मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू एक्स एक्स, M टू द पावर x, 1 इंटू एक्स एक्स, -2 इंटू एक्स -2x। इसका मैटर सॉल्व, इसको पकड़ो, 1 इंटू वाई वाई, -1 इंटू वाई -y, 1 इंटू जेड जेड। ठीक है, धीरे 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 रिड्यूस करते चलो, आराम से करो। एक भी टर्म अगर इधर की उधर हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन जाएगा। सो बी कॉन्सेंट्रेट, M1 L2 T टू द पावर -2 इज इक्वल टू, चलो m के टर्म्स देखो, m की एक ही टर्म है LHS में, सॉरी RHS में, तो यहाँ पे m टू द पावर x ही आएगा। लेंथ के कितने टर्म्स है, L टू द पावर x, L टू द पावर y, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस y, बराबर ना, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। ओके,
टी के कितने टर्म से, देखिए अभी टी के तो 3 टर्म से, डरने वाली कोई चीज़ नहीं, बेसिक फंडा मत छोड़ो। ये टी टू दी पावर ये कितना है -2x, ये आ गया -2x, ये कितना है -y, और ये कितना है +z, -2x -y +z, ये होगा LHS, ये होगा LHS, MLT आगे अभी कुछ भी नहीं बचा। अभी खाली आपको इस पार्ट्स को क्या करना है, इक्वेट करना है। m टू द पावर x, m टू द पावर 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, l टू द पावर 2, टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, 2 इज इक्वल टू 1 + y, ये +1 वहां पे जाएगा -1, y इज इक्वल टू आएगा 1। चलो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब कौन बाकी है t, देखो यहाँ पे t टू द पावर -2, ये हो गया -2 इज इक्वल टू -2x -y + z, एम राइट, -2 इज इक्वल टू -2, x कितना है 1, ये आ गया 1, -y कितना है 1, ये भी आ गया 1 प्लस z, -2 -2 -1 + z, -2 × 1 -2 -3 + z, ये -3 यहाँ पे जाएगा +3 -2 कितना आएगा 1, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 1, z की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x भी 1 मिल गया, y भी 1 मिल गया, z भी 1 मिल गया, ये सारे के सारे उठाओ और ये वाले एक्सप्रेशन भी पुट करो, कहाँ पे गया वो, ये इधर क्या आएगा, देखो फिर ये वाली स्टेप इधर लिखेंगे, e इज इक्वल टू के, f टू द पावर x कितना है 1, y कितना है 1, z कितना है 1, देखो अभी ऑप्शन यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 1 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन जे मेंस में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन जे मेंस में पूछा गया था। तो आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, जो फाइंड करना है और जिसके टर्म्स में फाइंड करना है दोनों का रिलेशन प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है। और जो क्वांटिटीज हमें दी है उसके पावर आप लोग x y z a b c कुछ भी कंसिडर करो भाई, कोई दिक्कत। ये तो हो गई पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या आएगा, दूसरी स्टेप क्या आएगी, LHS के डायमेंशन इज इक्वल टू RHS के डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या आएगी, दोनों के पावर्स को इक्वेट कर दो, और लास्ट स्टेप क्या आएगी, वो सारे के सारे पावर्स लो और वो वाले इक्वेशन में पुट कर दो। के बारे में मत सोचो, के डायमेंशंस हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, यही तो डायमेंशंस का ड्रॉबैक है, समझ में आए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस। एक और क्वेश्चन, तो चलो बच्चों अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है बच्चों, देखो क्वेश्चन की लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएंगी। अगर आपको जे और नीट करनी है तो आपको अभी से इस लेवल की आदत डालने पड़ेगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन ये एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये जी मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। भाई आप लोग बड़े टैलेंटेड हो, पता है आप लोगों को। ये प्लैंक्स कांस्टेंट नामक चीज आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी। ये सारे फंडामेंटल दिए हैं, आपको फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ मास, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए हमें यहाँ पे उन्होंने दिया वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसके बाद में दिया जी, उसके बाद में दिया प्लैंक्स कांस्टेंट। तो पहले तो एक कंडीशन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इसे हम लोग डिनोट करते हैं सी से, इसे डिनोट करते हैं सी से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये होता है कैपिटल जी। और ये जो नई चीज आप लोगों ने पढ़ी प्लैंक्स कांस्टेंट, इसे हम लोग डिनोट करते हैं एच से। कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये चीज आप लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज आपको 12th में पढ़नी है, लेकिन इसके क्वेश्चंस डायमेंशन में काफी बुक में दिए हैं, इसलिए हमें ये क्वेश्चन लेना पड़ेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट एग्जैक्टली होता क्या है, प्लैंक्स नामक एक साइंटिस्ट ने अपना बड़ा योगदान दिया नॉर्मली ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स नाम का एक टॉपिक है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जो कि जिसके लिए आइंस्टाइन सर को नोबेल प्राइज मिला था, उसी के ऊपर प्लैंक्स कांस्टेंट ने भी अपना योगदान दिया है। सो इसीलिए वो टॉपिक हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, 12th में। अब देखिए, अब वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर आपने कंसिडर किया तो चलिए पहली स्टेप हम देखेंगे। पहली स्टेप मैंने क्या बोला था, जो फाइंड करना है, कौन फाइंड करना है, मास। किसके टर्म्स में फाइंड करना है, सी के, जी के, एच के, तीनों का प्रोपोर्शनल, ये चीज नहीं छोड़नी की। कौन फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, किसके प्रोपोर्शन में, सी जी एच, एक्स वाई जेड, यानी कि m इज इक्वल टू के सी टू दी पावर एक्स, जी टू दी पावर वाई, एच टू दी पावर जेड। चलो ये तो एक्सप्रेशन मिल गए। डायमेंशन अभी मैं सिखा दूँ आपको कैसे फाइंड करना है, ठीक है।
पहले तो हम लोग देखेंगे एलएचएस का डायमेंशन। एलएचएस में है हमारे पास मास, मास का तो कोई डायमेंशन नहीं आएगा, इधर सीधा आएगा m1, फंडामेंटल है भाई वो, क्या आएगा m1। अब c मतलब लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। अब देखिए वेलोसिटी कौन सी भी हो, डायमेंशन तो सेम रहेगा। लाइट की वेलोसिटी हो, गाड़ी की वेलोसिटी हो, आपकी वेलोसिटी हो, अर्थ की वेलोसिटी हो, कुछ भी लो, डायमेंशन तो सेम आएगा। तो इसका डायमेंशन हमें मिलेगा L1 t टू दी पावर -1, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अब दिक्कत आती है जी। आई थिंक जी की भी डायमेंशंस हम लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में किए थे। बोलो जल्दी, जी के डायमेंशन क्या थे? जिनको नहीं पता वो लोग देख लीजिए, यही पे करेंगे। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, देयरफॉर जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2। देखो कि क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वेयर के जी स्क्वेयर, न्यूटन मीटर स्क्वेयर के जी स्क्वेयर। देखो फिर न्यूटन मतलब फोर्स m1 L1 t टू दी पावर -2, मीटर स्क्वायर मतलब L2, और नीचे के जी स्क्वायर मतलब कौन, m2। के जी मतलब मास होता है भाई, सो m2 लिया। इसे सॉल्व करके देखो क्या आएगा, जी के डायमेंशंस मिल जाएंगे हमें। 1 + 2 ये 3 आ गया, ये +2 ऊपर गए माइनस m2 दी पावर -1, ये आ गया 3, ये आ गया -2। चलो ये तो डायमेंशन मिल गए जी के, ये डायमेंशन मिल गए सी के। अब हमें एक नई चीज़ फाइंड करनी है, डायमेंशन के वो जो चार्ट हम लोगों ने किया था, ठीक है, उस वाले चार्ट में ये भी डायमेंशंस ऐड कर दो। एच का फॉर्मूला होता है, ई का एक फॉर्मूला हमें पता है, h इंटू न्यू। ये देखिए, ये भी एक नई चीज़ आप लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा ना, आप लोग काफ़ी सारे नए नए टर्म्स आपको सुनने मिलेंगे। डरो मत, एंजॉय करो। न्यू, देखिए एक बार बचपन में आप लोगों ने साउंड टॉपिक पढ़ा था, साउंड में आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, बस यही फ्रीक्वेंसी है, खाली उसका नोटेशन हमने बदल के न्यू कर दिया। अगर आपको ये नहीं पसंद तो सीधा इस तरह से भी लिख सकते, h इंटू एफ, कोई दिक्कत नहीं। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, ई मतलब क्या होता है, एनर्जी। हमें चाहिए एच ई अपॉन एफ। ई मतलब एनर्जी, बोलो एनर्जी के डायमेंशन m1 L2 t-2। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कैसे निकाले, बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो फंडामेंटल में है नहीं और डिराइव में हम लोगों ने देखी नहीं। कोई दिक्कत नहीं, चलो बचपन में फिर से एक बार फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा था साउंड टॉपिक में, 1 टाइम पीरियड, याद है क्या, 1 टाइम पीरियड। आ गए ना डायमेंशन। टाइम तो फंडामेंटल है ना, तो 1/t⁻1, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना था, t⁻−1। तो यहाँ पे कर दो t⁻−1। ओके, ये तो इसका डायमेंशन था। देखिए फिर क्या आएगा, m1, ये m1, ये L2, ये L2, ये -1 अगर ऊपर गया तो -2 + 1 -1। ये भी डायमेंशन हम लोगों को मिल गया, समझ में। तो देखो C का डायमेंशन, G का डायमेंशन, H का डायमेंशन, ये चीज़ कहीं तो भी नोट डाउन कर लो। H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका डायमेंशन होता है 1, 2, -1। आगे वही अभी सेम जो कि हम लोगों ने देखा था, इसे हम लोग रफ कर देंगे, ठीक है। चलो देखिए, LHS के डायमेंशन इज इक्वल टू RHS के डायमेंशन। ये इधर क्या था भाई, L2 था। LHS का डायमेंशन कितना है, m1। फिर से बोलेंगे सर L एंड T है ही नहीं, क्या करो, कुछ नहीं डाल दो, L0 T0। ओके चलिए, के तो डायमेंशन ले से उसका कोई सवाल ही नहीं आता। C का डायमेंशन L1 t⁻−1। C टू द पावर कितना है, x कर दो, C टू द पावर कितना था, x, वहां पे कर दिया x। उसके बाद में G देखो क्या है, m-1 L3 t⁻−2, डायमेंशन में कितना आएगा, y, टू द पावर कितना है यहाँ पे, y। H का डायमेंशन क्या था, ये m1 L2 t⁻−1 टू द पावर z, टू द पावर कितना आएगा, z। आई थिंक आगे आप लोग अभी सॉल्व कर पाएंगे, इसे कैसे करना है तो चलो जान दो, हम ही करेंगे। 1 × x, -1 × x, -x, ठीक है। चलो -1 × y, -y, 3 × y, 3y, 2 × y, -2y, फिर से
m टू द पावर z, l टू द पावर 2z, t टू द पावर -z। अगर किसी ने डायरेक्टली इतना बड़ा देखा ना तो डर जाएगा तो कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल है। जो फाइन करना है, जिसके टर्म्स में फाइन करना है, दोनों का प्रोपोर्शन। ये मैं चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ, बिकॉज ये अगर आप भूल गए तो बाकी फिर मीनिंग ही नहीं आएगा कुछ इस लेक्चर को, ठीक है। अब कुछ नहीं, जो सेम बेस है वो पकड़ो, दोनों के पावर को हम एक बार सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम खाली LHS का डिस्कस, सॉरी RHS का डिस्कशन करेंगे। x 3y 2z, x प्लस 3y प्लस 2z, या तो आ गया L का, ठीक है। m का कितना है अगर m का z माइनस वाई, m टू दी पावर माइनस वाई प्लस z कर दो, कुछ भी कर दो, आप नहीं। t माइनस एक्स, ये कितना है माइनस टू आई और माइनस जेड, ये आ गया RHS। ये टोटल जो हमने लिया वो क्या है हमारा RHS, और ये क्या है हमारा LHS। तो आप लोग अभी दोनों को इक्वेट कर सकते हो। L भी 0 है, T भी 0 है, खाली आपको M के बारे में कंसिडर करना पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा। तो यहां से आगे आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। जगह भी नहीं अपने पास और आगे है भी इजी। तो ये थे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के हिसाब से। अब देखिए एक और चीज, ठीक है, एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमने देखा था कि अगर कोई भी पार्स के टर्म्स में होगा तो उसे, यानी कि हमने देखा था ना e टू दी पावर माइनस अल्फा टी, तो ये जो अल्फा टी था उसे हमने डायमेंशन लेस बोला था। अगर इस तरह से p इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, तो अगर मैंने इस तरह से लिखा तो ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज ये अगर हमने लिया तो ये आएगा एक रियल नंबर, ये तो एक रियल नंबर आएगा। अगर ये रियल नंबर आ गया तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। अगर इसका डायमेंशन नहीं होगा तो डायमेंशन हम किन दोनों के कंसिडर करेंगे, p और p नॉट के। तो ये और ये दोनों के डायमेंशन सेम आएंगे। p इज इक्वल टू पी नॉट साइन थीटा। अब बोलो इसके डायमेंशन और p इज इक्वल टू पी नॉट, इसके डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन सेम आएगी या नहीं आएगी? यानी कि ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होंगे या नहीं होंगे? डायमेंशनली करेक्टनेस क्या होता है ये आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कीजिए। मैंने पहले बोला था एंगल इज अ डायमेंशनलेस। कोई भी एंगल लो, एंगल को कभी डायमेंशन नहीं होता। लिख लीजिए नोटबुक में, एंगल इज अ डायमेंशनलेस, यानी कि साइन थीटा को डायमेंशन नहीं आएगा। अगर ये साइन थीटा को ही डायमेंशन नहीं आएगा तो p और p नॉट, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन ऑब्वियसली करेक्ट होगा। मैथमेटिकली दोनों एक्सप्रेशन राइट नहीं है बच्चों, हाँ, लेकिन डायमेंशनली राइट है। यही तो डायमेंशन का ड्रॉबैक है। अगर आपने देखा तो ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन मैथमेटिकली हम इसे करेक्ट नहीं बोल सकते। ये भी दोनों डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशंस। अब हम लोग देखेंगे कि डायमेंशंस के ड्रॉबैक क्या होते हैं एंड वी विल स्टॉप इन दिस। कहा था कि हम लोग अभी फाइंड करेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होंगे। लिमिटेशंस ऑफ DA शॉर्टकट, जो कि आप सभी लोगों को पसंद है, डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसमें क्या होता है, इट इज कैनॉट फाइंड वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते हर एक एक्सप्रेशन में। ये एक्सप्रेशन हमने देखा था, F इज इक्वल्स टू K इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। K को हमने कितना कंसिडर किया था 1, तो उसके डायमेंशंस हम लोग और उसकी वैल्यू हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड, not able to apply to such equations कर देंगे which contains एंगल, यानी कि साइन थीटा,
कॉस थीटा एक्सेट्रा, जिस एक्सप्रेशन में साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे एंगल्स के टर्म्स हो गए, उस वाले एक्सप्रेशन में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए नॉट एबल टू अप्लाई in the equations which has a proportionality constant which is having dimensions, ये बात को आप लोग समझ लें। नहीं तो आप कहेंगे सर फर्स्ट वाला और ये वाला सेम ही होगा। नहीं, अगर मैंने ये इक्वेशन लिया f इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग g को कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं है, इसको डायमेंशन है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में, इस तरह के एक्सप्रेशन में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते। f इज इक्वल टू के इंटू ए में, यहाँ पे तो k तो कांस्टेंट था, यहाँ पे g भी कांस्टेंट है, लेकिन g को डायमेंशंस है, k को डायमेंशंस नहीं है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें कांस्टेंट तो रहेगा, लेकिन वो कांस्टेंट को यूनिट भी होगा और उस कांस्टेंट के डायमेंशंस भी होगा, उस तरह के एक्सप्रेशंस में, उस तरह के इक्वेशंस में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? ओके, एक और उसमें देखिए, अगर आपने इस तरह से लिया p इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर a, y टू द पावर z, c टू द पावर सपोज कुछ भी कर दो, y p कर दो, हाँ चलो, ये अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे आया p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अब हम लोग इसे फाइंड कर सकेंगे क्या? नहीं फाइंड कर सकेंगे। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने अभी इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस किए, वो क्वेश्चंस हम लोग, वो तरीका हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में नहीं अप्लाई कर सकते। यही डायमेंशंस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो गुड, डिवीजन में होगा तो भी गुड, हम लोग उस वाले सेशन में उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा था लास्ट वीडियो में शायद से। ठीक है, सो ये वाले कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं डायमेंशन एनालिसिस के। सो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में हमने जो भी क्वेश्चंस किए, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर मेंस और AIPMT और नीट के ही है। अब जैसे जैसे आगे वाले लेक्चर्स आएंगे, हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेशन में पूछिए, ठीक है। यानी कि हर एक, आज हमने एक नया डायमेंशन पढ़ा प्लैंक्स कांस्टेंट का, हर लेक्चर में आपको एक नया कुछ तो भी मिलते जाएगा। लेकिन अगर आपने खाली यही लेक्चर देखा, प्रीवियस लेक्चर छोड़ दिए, तो फिर आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो लास्ट 2 वीडियोस आप लोग प्लीज देख लीजिए, जिसकी वजह से आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर दिल से समझ में आएगा। ठीक है, सो यस, दिस इज द लेक्चर ऑफ हाउ टू फाइंड एनी फॉर्मूला यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये कैसे चेक करें। ठीक है, ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और यूनिट्स का कन्वर्जन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। CGS टू MKS कैसे करें, MKS टू CGS कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो प्लीज़ ये वाला वीडियो, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।